नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में जाने वाले हैं। सोचिए, आज से लगभग 300 साल पहले एक पिता अपने बेटे को खत लिख रहा है। लेकिन ये कोई आम खत नहीं है जिनमें बस हालचाल पूछा गया हो। नहीं, ये सत्ता और सफलता की एक सीक्रेट गाइड बुक है। बिल्कुल। आज हम 18वीं सदी के एक बेहद चतुर ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड चेस्टरफील्ड के इन्हीं मशहूर पत्रों की दुनिया में उतरेंगे। ये खत उन्होंने अपने बेटे को तब लिखे थे जब वो जिसे कहते हैं ग्रैंड टूर पर निकला हुआ था, दुनिया देखने। जी। और इन चिट्ठियों में चेस्टरफील्ड ने अपने बेटे को एक सफल दरबारी, एक काबिल डिप्लोमैट और एक दुनियादार इंसान बनाने का हर नुस्खा लिख दिया है। ये सिर्फ सलाह नहीं, ये तो एक ट्रेनिंग मैनुअल जैसा लगता है। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि चेस्टरफील्ड की दुनिया में सफलता का मतलब असल में था क्या। हम ये देखेंगे कि उनकी दी हुई सलाह में से क्या कुछ आज भी हमारे काम आ सकता है, और कौन सी बातें बस उस जमाने का आईना थीं। और कौन सी बातें उस दौर के समाज का एक आईना भर थीं। ये ज्ञान, शिष्टाचार और जिसे हम आज की भाषा में शायद सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, उसके बीच एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इस खजाने को खोलना शुरू करते हैं। इन पत्रों में एक शब्द है जो बार बार आता है, मतलब लगभग हर दूसरे खत में, और वो है द ग्रेसेस। हाँ, द ग्रेसेस। चेस्टरफील्ड का इन ग्रेसेस या अनुग्रहों से क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ अच्छी तहजीब थी, मतलब प्लीज और थैंक यू कहने तक ही सीमित था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही उनकी पूरी फिलॉसफी की आप कह सकते हैं नींव है। और नहीं, ये सिर्फ प्लीज और थैंक यू से कहीं ज्यादा गहरा था। अच्छा। चेस्टरफील्ड के लिए द ग्रेसेस का मतलब था एक आकर्षक व्यक्तित्व, बात करने का एक दिलकश अंदाज, उठने बैठने का सलीका, मतलब कुल मिलाकर एक ऐसी मौजूदगी जो सामने वाले का दिल जीत ले। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, वो लिखते हैं, सद्गुण और ज्ञान सोने की तरह अपना आंतरिक मूल्य रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें पॉलिश न किया जाए तो वे निश्चित रूप से अपनी बहुत सारी चमक खो देते हैं। वाह, मतलब सोना तो हो, पर उस पर पॉलिश होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इससे एक सवाल खड़ा होता है, तो क्या बाहरी दिखावा यानी वो पॉलिश, क्या वो असलियत से ज्यादा जरूरी हो गई? क्या वो स्टाइल को सब्सटेंस पे तरजीह दे रहे थे? पूरी तरह से नहीं, और यही उनकी सलाह का सबसे दिलचस्प पहलू है। चेस्टरफील्ड का मानना था कि ज्ञान यानी सब्सटेंस वो तो नींव है, ठीक है। उसके बिना तो इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन उस इमारत को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाली हर चीज शिष्टाचार है, यानी स्टाइल। अच्छा। उनके मुताबिक अगर दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान भी बेढंग से तरीके से बात करता है, उसके तौर तरीके बद्दे हैं, तो दुनिया में वो बस एक हास्यास्पद व्यक्ति बनकर रह जाएगा। लोग उसकी इज्जत शायद करें, पर उसे पसंद नहीं करेंगे। और चेस्टरफील्ड के लिए लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए पसंद किया जाना बहुत जरूरी था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चेस्टरफील्ड 18वीं सदी में ही पर्सनल ब्रांडिंग या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, बस उनके शब्द अलग थे? बिल्कुल। आज भी तो यही कहा जाता है कि आप कितने भी काबिल हों, अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप इसे 18वीं सदी का ईक्यू कह सकते हैं। वो अपने बेटे से साफ कहते हैं कि बड़ी योग्यताओं के साथ साथ छोटी छोटी मनभावन कलाएं सीखना भी उतना ही जरूरी है, शायद शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि बड़ी योग्यताएं आपको लोगों की नजरों में उठा सकती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही आपको उनके दिलों में जगह दिलाती हैं। और ये सिर्फ सामाजिक गुणों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बहुत ही खास किस्म का पाठ्यक्रम भी तैयार किया था, और जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं था। हाँ, उनका शिक्षा को लेकर नजरिया बहुत ही व्यवहारिक था। वो प्राचीन ज्ञान जैसे ग्रीस और रोम के इतिहास से ज्यादा आधुनिक ज्ञान पर जोर देते थे। उन्होंने अपने बेटे को खास तौर पर 15वीं सदी के बाद के यूरोप के इतिहास पर ध्यान देने को कहा। उनका तर्क था कि असली विश्वसनीय इतिहास वहीं से शुरू होता है और यूरोप की उस वक्त की शक्तियों की नींव भी वहीं रखी गई थी। ये तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ, एक डिप्लोमेट के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी था कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी क्यों है, बजाय इसके कि रोम कैसे बना था। मतलब वो ज्ञान हासिल करो जो असल दुनिया में काम आए। और वो कौन से विषय थे जिन्हें वो सबसे ज्यादा अहमियत देते थे? वो सारी चीजें जो एक भविष्य के राजनेता या राजनयिक के लिए जरूरी थी, जैसे कि हर देश की सैन्य शक्ति कितनी है, उनके पास कितने सैनिक हैं, कितने जहाज हैं। अच्छा। उनका सालाना राजस्व कितना है, वो पैसा कहाँ से आता है, उनका व्यापार किन चीजों का है।
वो अपने बेटे को बार बार कहते हैं कि एक छोटी सी नोटबुक हमेशा अपने पास रखो और जहां भी जाओ ये सारी जानकारी उस देश के बारे में उसमें दर्ज करो। ये तो जासूसों की तरह तैयारी करने जैसा लग रहा है। एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने बाकायदा एक उदाहरण भी भेजा था हनोवर की रियासत का, कि देखो नोट्स ऐसे बनाने हैं, यहाँ की सेना, यहाँ का टैक्स, यहाँ के व्यापार की पूरी डिटेल। वाह। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कहते थे कि ये सारी जानकारी सिर्फ किताबों से नहीं मिलेगी। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बहुत पसंद आया। वो अनुभव से सीखने पर बहुत जोर देते थे, है ना? बिल्कुल। उनकी सलाह थी कि किताबें सिर्फ शुरुआती जानकारी और एक बेस बनाने के लिए हैं। असली और बेहतर जानकारी तुम्हें उस जगह के जानकार लोगों से ही मिलेगी। उनके लिए सीखना एक एक्टिव और एक सोशल प्रक्रिया थी। दरबार में जाओ, मंत्रियों से बात करो, व्यापारियों से मिलो और उनसे सीखो। उनके लिए लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने से ज्यादा जरूरी था लोगों के बीच बैठकर उन्हें समझना। तो एक तरफ तो वो अपने बेटे को इतना ज्ञानी बना रहे थे, हर तरह की जानकारी इकट्ठा करने को कह रहे थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सिर्फ ज्ञान से दरबार में काम नहीं चलता। सही। और यहाँ से उनकी सलाह एक ज्यादा दिलचस्प और शायद थोड़ा स्याह मोड़ लेती है ना? हाँ, यहाँ पर उनकी सलाह बहुत रणनीतिक, यहाँ तक कि आज के मानकों से जोड़ तोड़ वाली या मैनिपुलेटिव भी लग सकती है। ये उस दरबारी दुनिया का सीधा प्रतिबिंब है जिसमें वो खुद रहते थे, जहां हर कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। वो अपने बेटे को चापलूसी करने की सीधी सलाह देते हैं, लेकिन बहुत चतुराई से। किस तरह की चतुराई? उनका कहना था कि किसी की भी तारीफ करने से पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या घमंड का पता लगाओ। किसी की भी अंधी तारीफ मत करो, उस चीज की तारीफ करो जिसकी तारीफ सुनने के लिए वो तरस रहा हो। ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है। उन्होंने इसके कुछ बहुत मजेदार उदाहरण भी दिए हैं, जैसे सर रॉबर्ट वॉलपोल और कार्डिनल रिशेलियो के। हाँ, और वो कमाल के उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि सर रॉबर्ट वॉलपोल, जो उस समय ब्रिटेन के सबसे शक्तिशाली राजनेता थे, एक बहुत काबिल आदमी थे। अगर कोई उनकी राजनीतिक समझ की तारीफ करता तो वो उसे भाव नहीं देते थे, क्योंकि वो खुद जानते थे कि वो उसमें माहिर हैं। लेकिन उनकी कमजोरी थी कि वो खुद को औरतों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आने की कला यानी गैलेंट्री में माहिर समझते थे। अच्छा। जबकि असल में ऐसा था नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जो भी उनकी इस झूठी काबिलियत की तारीफ करता वो उसका दिल जीत लेता था। वाह, मतलब उस नस को पकड़ो जो सबसे कमजोर हो। और कार्डिनल रिशेलियो का क्या किस्सा था? कार्डिनल रिशेलियो फ्रांस के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे, एक शानदार राजनेता, लेकिन उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत पर की गई तारीफ से ज्यादा अपनी लिखी हुई साधारण कविताओं के लिए प्रशंसा सुनना पसंद था। कमाल है। चेस्टरफील्ड का निष्कर्ष यह था कि हर इंसान की कमजोरी का पता उसकी बातचीत के पसंदीदा विषय से चल जाता है। बस ध्यान से सुनो कि वो किस बारे में बात करना सबसे ज्यादा पसंद करता है। लेकिन क्या ये सब सिखाना अपने बेटे को एक तरह से धोखेबाज बनाना नहीं है? ये तो बहुत ही सिनिकल या निराशावादी नजरिया लगता है दुनिया को देखने का। ये बिल्कुल सिनिकल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चेस्टरफील्ड की दुनिया में ये सर्वाइवल का तरीका था। वो इसे धोखा नहीं बल्कि दुनियादारी या लोगों को साधने की कला कहते थे। उनके लिए ये एक जरूरी हुनर था। और इसी से जुड़ा उनका एक और कॉन्सेप्ट है, कमतर प्रतिभाएं या लेसर टैलेंट्स। हाँ, इसका क्या मतलब था? उनका तर्क था कि महान प्रतिभा जैसे कि असाधारण बुद्धिमत्ता या महान ज्ञान आपको लोगों से सम्मान और प्रशंसा तो दिला सकती है, सही, लेकिन ये अक्सर डर और ईर्ष्या भी पैदा करती है। लोग आपसे जलने लगते हैं। जबकि विनम्रता, मिलनसारिता, अच्छा मजाक करने की आदत और लोगों की बातों को ध्यान से सुनने जैसी कमतर प्रतिभाएं ही हैं जो असल में लोगों का प्यार और स्नेह जीतती हैं। अच्छा। और लोगों को प्रभावित करने का यही सबसे पक्का तरीका है। क्योंकि, और ये उनकी एक और शानदार लाइन है, समझ अक्सर दिल की गुलाम होती है। वाह। यानी अगर आप किसी का दिल जीत लेते हैं तो उसका दिमाग अपने आप आपके पक्ष में हो जाएगा। समझ अक्सर दिल की गुलाम होती है, ये तो आज भी 100% सच है। तो दूसरों को संभालने के अलावा उन्होंने खुद को संभालने यानी सेल्फ मैनेजमेंट पर भी बहुत कुछ लिखा है। बिल्कुल। उनकी सलाह सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं थी। बिल्कुल। उनका आत्मानुशासन पर बहुत जोर था, खासकर समय के प्रबंधन पर। उनकी वह प्रसिद्ध कहावत तो आज भी दोहराई जाती है, मिनटों का ध्यान रखो, घंटे अपना ध्यान खुद रख लेंगे। वो अपने बेटे को एक पल भी बर्बाद ना करने की सलाह देते हैं। उनका कहना था कि जब भी तुम्हारे पास 5-10 मिनट का खाली वक्त हो, कोई किताब निकाल कर पढ़ लो। हर पल का उत्पादक रूप से इस्तेमाल करो। ये तो आज के प्रोडक्टिविटी हैक्स जैसा ही है, 18वीं सदी का पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, कह सकते हैं।
लेकिन उनकी कुछ आदतें और सलाहें तो बहुत ही अजीब है, जैसे कि जोर से हंसने को लेकर उनकी राय। ये उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को दिखाता है जो हर वक्त नियंत्रण और परफेक्शन चाहता था। वे जोर से हंसने को, जिसे हम ठहाका लगाना कहते हैं, भीड़ का मनोरंजन मानते थे। अच्छा। उनके लिए ये एक अभद्र और निम्न स्तरीय हरकत थी। उन्होंने अपने बेटे को लिखा, एक समझदार और फैशनेबल आदमी सिर्फ मुस्कुराता हुआ देखा जाता है, कभी हंसता हुआ नहीं सुना जाता। मुझे लगता है इस मामले में तो हम दोनों ही उनकी परीक्षा में फेल हो जाते। यकीनन। लेकिन इससे उनके आदर्श का पता चलता है। उनके लिए एक जेंटलमैन हर समय अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता है। वो कभी भी आपे से बाहर नहीं होता, ना खुशी में ना गुस्से में। सब कुछ बहुत नपातुला और शालीन होना चाहिए। और इसी शालीनता से जुड़ा है बोलने की कला पर उनका जोर। वो इस पर बहुत ध्यान देते थे। बहुत ज्यादा। वो लगातार अपने बेटे के बोलने के तरीके, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण की आलोचना करते हैं। वो उसे साफ साफ लिखते हैं कि अगर तुम साफ और शालीनता से नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें सुनना नहीं चाहेगा, चाहे तुम्हारी बात में कितना ही दम क्यों ना हो। ये फिर से उसी बात पर आता है, प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन। वो उसे जोर जोर से पढ़ने और अच्छे वक्ताओं के भाषणों का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। उनके लिए क्या कहा जा रहा है ये जितना जरूरी था, उतना ही जरूरी ये भी था कि उसे कैसे कहा जा रहा है। तो अगर हम इस सब को समेटें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास निर्देशों का एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत संग्रह है। ये एक पिता का अपने बेटे को लिखा गया सफलता का नुस्खा है, जो व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और कभी-कभी नैतिक रूप से संदिग्ध जोड़तोड़ की एक नियमावली का मिश्रण लगता है। बिल्कुल। और अंत में ये शिक्षा और सफलता के बारे में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है। कितना कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या जानते हैं, और कितना कुछ इस पर कि आप उसे दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। सही। चेस्टरफील्ड का जवाब इस मामले में बिल्कुल साफ है। प्रस्तुति ही सब कुछ है। ज्ञान आपको खेल में एंट्री दिला सकता है, लेकिन द ग्रेसेस यानी व्यवहार कुशलता और आकर्षक अंदाज ही आपको खेल जिताता है। सब्सटेंस जरूरी है, पर स्टाइल एनशाइडिंग है। चलिए अपने श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। ये पत्र कभी भी आम जनता के लिए या प्रकाशित होने के लिए नहीं लिखे गए थे। ये एक पिता का अपने बेटे के साथ एक बेहद निजी संवाद था, जिसमें उसने अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं और दुनिया का अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इन सलाहों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या एक पिता की अपने बेटे के लिए ये कच्ची, अनफिल्टर्ड महत्वाकांक्षा इन सलाहों को और ज्यादा मूल्यवान बनाती है या और ज्यादा परेशान करने वाली?